अथर्व, आरोही इस वक्त तुम्हारे रूम में है और तुम उसे अपने रूम से जाने के लिए नहीं कहोगे। अब वह आज से तुम्हारे ही रूम में रहेगी और इस बात पर मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहती और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी इस बात को मानोगे। अगर तुमने उसे अपने रूम से निकालने की कोशिश की और उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया तो फिर मैं अभी के अभी यहाँ से हवेली के लिए चली जाऊंगी। दादी माँ अथर्व को धमकी देते हुए उससे बोलती हैं। अथर्व, जो कि वहां से जा रहा था, दादी माँ की बात सुन रुक जाता है और मुड़कर दादी माँ की ओर देखने लगता है। ये क्या कह रही है दादी माँ? गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसकर बांधते हुए अथर्व दादी माँ से बोलता है। इस वक्त उसे आरोही के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से दादी माँ उसे आज ये बातें कह रही थी। हाँ अथर्व, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से हवेली चली जाऊंगी। दादी माँ अपनी बातों को दोहराती हुई फिर से अथर्व से बोलती हैं। अथर्व इस वक्त हैरानी से दादी माँ को देख रहा था। दादी माँ, अब आप उस लड़की के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर जाएंगी, इस घर को छोड़कर जाएंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अथर्व अपने एक हाथ उठा दूसरी तरफ इशारा करते हुए दादी माँ से बोलता है। उसका इशारा आरोही की ओर था। वह उस लड़की नहीं बल्कि अब इस घर की बहू है अथर्व, तो उसे वह इज्जत और वह मान सम्मान मिलना चाहिए जो इस घर की बहू को होता है। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। दादी माँ, मैंने पहले ही आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत करिएगा। फिर आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? अथर्व दादी माँ को याद दिलाता हुआ उनसे बोलता है। हाँ अथर्व, मुझे पता है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो रूम में तुम उसके साथ बर्ताव करके आए हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। क्या वह लड़की अब आपसे मेरी शिकायतें भी लगाने लगी है? दादी माँ की बात सुन अथर्व तिरछी स्माइल करता हुआ दादी माँ से बोलता है। नहीं अथर्व, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक अच्छी बीवी का फर्ज निभाते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। उसने मुझसे कहा कि वह शावर के नीचे गलती से भीग गई। दादी माँ अथर्व को बताती हैं। तो अब ये उसकी एक नई चाल है। अथर्व दादी माँ से बोलता है। अथर्व, अब मैं इस बात पर तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने जो कह दिया, अगर वह तुम बात मानते हो तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। दादी माँ बहस को यहीं रोकते हुए अथर्व से बोलती हैं। अथर्व अब खामोशी से खड़ा दादी माँ की ओर देख रहा था। माँ गुरु वहीं सोफे पर बैठे दादी और पोते की इस बहस को देख मुस्कुरा रहे थे। वह देख रहे थे कि इस दादी और पोते की बहस में किसकी जीत होनी है। उन्हें यह भी अच्छी तरह से पता था कि जीत तो दादी माँ की होने वाली है। काफी देर तक अथर्व वहीं खड़ा दादी माँ को देखता रहता है और दादी माँ वहीं सोफे पर बैठी उसकी जवाब का इंतजार करती रहती हैं। ठीक है दादी माँ, मैं उसे उस रूम से बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन ये आखिरी बात है जो मैं आपकी मान रहा हूँ। इससे ज्यादा अगर आप मुझसे फिर कुछ करने के लिए कहेंगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। अथर्व दादी माँ को धमकी देते हुए उनसे बोलता है। अब तू अपनी दादी को धमकी देगा? दादी माँ सोफे से खड़ी होती हुई अथर्व से बोलती हैं। जब आप मुझे धमकी देकर ब्लैकमेल कर सकती हैं तो मैं भी आपका ही पोता हूँ। अथर्व दादी माँ से बोलता है। अच्छा, तो तू मेरी नकल उतारेगा? हाँ, दादी माँ झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोलती हैं। अथर्व आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया की केयर टेकर वहां आती है। ये दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, प्लीज आप इन्हें मंगा दीजिए। अपने हाथ में दवा की स्लिप ली हुई वह अथर्व को दिखाकर उससे बोलती है। ठीक है, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं अभी मंगवा देता हूँ। उनके हाथों से दवा की स्लिप लेते हुए अथर्व बोलता है। अथर्व की बात सुनकर केयर टेकर वहां से चली जाती है। दादी माँ, मैं डैड की मेडिसिन ले करके आता हूँ। अथर्व दादी माँ से बोलता है और बिना एक भी पल गंवाए वहां से चला जाता है। रात का वक्त अथर्व अपने रूम में आता है। पूरा रूम खाली था। उसे आरोही कहीं नजर नहीं आती है। ना जाने क्यों आरोही को वहां ना देख उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है। यही तो मैं चाहता था कि वह मुझे मेरे रूम में ना दिखे। फिर क्यों मुझे उसके यहाँ होने की उम्मीद थी? अथर्व एक गहरी सांस लेता हुआ खुद से बोलता है और क्लोजेट की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वह चेंज करके रूम में वापस आता है और बेड पर लेटा हुआ रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है। ग्लास डोर से पर्दा इस समय थोड़ा सा हटा हुआ था,
इसलिए उसे बालकनी में थोड़ी रोशनी नजर आती है। वह जैसे ही उठकर बालकनी में जाने वाला होता है, उसे जमीन से उठता हुआ किसी का हाथ दिखता है। अतः थोड़ा हैरान होता है कि इस वक्त उसकी बालकनी में कौन हो सकता है। हल्की रोशनी में वह उस उड़ते हुए हाथ को गौर से देखता है। उस हाथ में इस वक्त बहुत सारी लाल रंग की चूड़ियां थीं। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि आरोही का था, जो बालकनी में सोई हुई थी और अपना हाथ उठा मच्छरों को भगाने की कोशिश कर रही थी। अतः को यह समझते देर नहीं लगी कि आरोही इस वक्त बालकनी में फर्श पर सोई हुई है। अतः धीरे से उठकर बालकनी के उस ग्लास डोर के पास आता है और पर्दे की ओट में खड़ा हो आरोही को देखता है, जो जमीन पर लेटी हुई अपने हाथ उठा बार बार मच्छरों को भगाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त आरोही की हर एक अदा अतर्व को बड़ी ही क्यूट लग रही थी। आरोही अपने हाथ को उठाकर बार बार इधर उधर हिलाती और मुंह बनाती हुई मच्छरों को भगा रही थी, जो कि बालकनी की हल्की सी रोशनी में अथर को साफ दिख रहा था। अथर के चेहरे पर उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसे एक पल के लिए आरोही पर तरस आता है और उसका मन करता है कि वह बालकनी के डोर को खोल आरोही को अंदर बुला ले। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वह वापस अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठियों को कसता हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वापस अपने बेड पर आ अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर सो जाता है। नींद तो उसे आ नहीं रही थी। आरोही के कुछ अच्छे कुछ बुरे ख्यालों ने उसे बेचैन कर रखा था। ना चाहते हुए भी वह आरोही की बालकनी में सोने की वजह से उसे हो रही परेशानियों को वह महसूस कर पा रहा था। काफी देर तक खुद से लड़ते हुए ना जाने कब उसे नींद आती है। इधर आरोही पूरी रात मच्छरों से लड़ते हुए गुजारती है। मच्छरों की वजह से और बाहर बालकनी में सोने की वजह से उसे डर भी लग रहा था, इसलिए आरोही पूरी रात सो नहीं पाई थी। जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है, आरोही बालकनी से रूम में आती है। उसकी नज़र बेड पर सोए हुए अथर्व की तरफ जाती है। रात को उसे अथर्व के आने का पता चला था, तब उसे थोड़ी तसल्ली मिली थी कि अथर्व अपने रूम में आया है। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसके इस रूम में होने की वजह से, कहीं अथर्व गुस्से की वजह से इस रूम में ही ना आए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अथर्व अपने रूम में ना आकर कहीं और जाए, वरना उसे बहुत गिल्ट महसूस होती। आरोही एक बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी जरा सी भी परेशानी हो। भले ही वह कितनी भी परेशानी झेल सकती थी, लेकिन कभी किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकती थी। वह धीरे धीरे चलती हुई बाथरूम की तरफ जाती है। वह इस वक्त बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसे डर था कहीं अथर्व की नींद अगर खुल गई तो फिर वह उस पर नाराज होगा। वह बाथरूम में जाती है और कुछ देर बाद रेडी होकर बाहर आती है। अथर्व अभी भी सो रहा था। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो अपने बालों को कॉम्ब करती है और मिरर से अथर्व को देखती है। कल से क्लोजेट रूम में ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से इनके सामने तो मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो पाऊंगी। अपने सामने लगे हुए मिरर से अथर्व की ओर देखती हुई आरोही मन में खुद से ही बोलती है। इस वक्त उसे अथर्व की बैग दिख रही थी। वह जल्दी से कॉम करती है और अपनी मांग में सिंदूर लगा, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलती है और दरवाजा बंद करती है, उसे एक सुकून की सांस आती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी राक्षस की गुफा से बचकर निकल आई है। बच गई। आरोही अपने सीने पर हाथ रखी हुई गहरी सांस ले खुद से बोलती है। आरोही, कैसे तू इस इंसान के साथ इस रूम में रहेगी? कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक तो पूरी रात मच्छरों ने मेरी हालत खराब कर दी है, ऊपर से सुबह सुबह इस इंसान को देख वैसे मेरी हालत खराब हो जाती है। रात में भी हालत खराब, दिन में भी हालत खराब। कैसे जिएगी तू आरोही? सोच कुछ। अपने एक हाथ को अपने माथे और दूसरा अपनी कमर पर रखी हुई आरोही बड़बड़ाती है। तभी उसकी नज़र नीचे सफाई करते हुए घर के नौकर पर जाती है। अरे मुझे नीचे पहुंचकर पूजा भी तो करनी है। चल आरोही, यहाँ खड़ी खड़ी कब तक सोचती रहेगी? अब भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे। आरोही खुद से बोलती है और सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आती है। वह मंदिर में पहुंच पूजा की तैयारी करती है और कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद आरती की शुरुआत करती है। आरोही की आरती की आवाज़ सुनकर दादी माँ, महागुरु और उनके सभी सितबा मंदिर में आ गए थे। अचला जी और
महिमा जी भी इस वक्त घर के सभी नौकरों के साथ वहां मौजूद थी। आरुष, जो कि आरती के शुरू होने पर अपने कानों को पिलों से ढकते हुए आरती की आवाज अपने कानों तक पहुंचने से रोक रहा था, लेकिन आरती की मधुर आवाज सुनकर वह भी उठकर मंदिर तक आने से खुद को रोक नहीं पाता है। आज एक बार फिर आरोही की आरती की मधुर ध्वनि पूरे घर में गूंज रही थी। वहां का वातावरण बड़ा ही दिव्य महसूस हो रहा था। अथर भी उठकर आ चुका था। आज बहुत दिनों बाद इस घर में आरती की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। आरोही, जो बहुत ही मन लगाकर आरती कर रही थी, आरती खत्म होने के बाद पीछे की ओर मुड़ती है और सभी को अपने पीछे खड़ा देख एक पल के लिए डर सी जाती है। उसे इस वक्त इन सभी लोगों के यहाँ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अथर्व और आरुष को तो कभी वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आरती करने पर वह लोग यहाँ आकर खड़े होंगे। यह सब उसे आश्चर्य कर देने वाला था। वैसे भी वह आरती करने में इतनी डूब चुकी थी कि उसे यहाँ इन सभी लोगों के आने का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था। इसलिए अचानक उन सभी लोगों को अपने पीछे खड़ा देखकर वो चौंक कर डर जाती है। उसको इस तरह से डरता हुआ देख दादी माँ उसके पास आती हैं। क्या हुआ आरोही, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? आरोही के कंधे पर हाथ रखती हुई दादी माँ उससे पूछती हैं। अरे वह कुछ नहीं दादी माँ, अचानक से अपने पीछे इतने लोगों को देखा ना, तो मैं थोड़ी सी डर गई। मासूम सा फेस बनाती हुई आरोही दादी माँ से बोलती है और आरती का दिया दादी माँ के सामने करती है। दादी माँ आरती लेती हैं। बाकी सबको भी आरती दे दो, दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही अब नजर उठाकर सबकी तरफ देखती है। वहां अतर्क को खड़ा देख आरोही डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। भगवान जाने अब फिर क्या सुनाएंगे। आरोही आंखें बंद किए हुए अपने मन में सोच रही थी। आरोही, क्या हुआ? आरोही, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? आरती दो सभी को, दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। जी दादी माँ, देती हूँ। आरोही दादी माँ से बोलती है और पहले महागुरु के पास आती है। तुम्हारे कंठ में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। तुम्हारे स्वर में आरती सुन मेरी आत्मा तृप्त हो गई। सदा खुश रहो। महागुरु आरोही के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। महागुरु को आरती देने के बाद आरोही बारी बारी से वहां खड़े सभी को आरती देती है। अथर्व, जो कि पीछे खड़ा था, उसके पास जाने से पहले ही आरोही जोर से अपनी आंखें नीचे किए हुए मुड़ जाती है और आरती का दिया मंदिर में रखने लगती है। वह अथर्व के सामने जाकर उसे आरती देने से बच रही थी। क्या तुम्हें मैं यहाँ खड़ा हुआ नहीं नजर आ रहा? गुस्से भरी आवाज में अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की आवाज सुन आरोही फिर से अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबाती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अपने सिर को नीचे किए हुए चोरी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाती है। इस वक्त दादी माँ वहां से मुड़कर चली जा रही थी। आरती लेने के बाद पहले ही सब लोग बारी बारी से वहां से जा चुके थे। इस वक्त सिर्फ आरोही और अथर्व ही वहां पर थे। सभी को वहां से गया हुआ देख आरोही थोड़ी राहत की सांस लेती है। चलो, अब ये मेरे ऊपर चिल्लाएंगे भी तो आसपास कोई सुनने वाला नहीं होगा। आरोही अपने मन में बोलती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुई नजरें नीचे किए हुए अथर्व के करीब पहुंचती है और आरती का दिया अथर्व के सामने कर देती है। अथर्व अपने दोनों हाथ बढ़ा आरती लेता है। इस वक्त उसकी नजरें आरोही को ही देख रही थी, जिसने इस वक्त पीली साड़ी पहन रखी थी। उस पीले रंग की साड़ी में उसका गोरा रंग बिल्कुल किसी सोने की तरह दमक रहा था। खुले बाल और मांग में सिंदूर की लंबी रेखा, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। कुल मिलाकर आरोही इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अथर्व की नजरें अभी भी आरोही पर ही थी और आरोही नजरें झुकाए अभी भी अथर्व के सामने खड़ी थी। क्या यहीं खड़ी रहोगी या आरती के दिए को मंदिर में ले जाकर रखोगी? अथर्व अपनी रूड आवाज में आरोही से बोलता है। अथर्व की आवाज सुनकर आरोही अथर्व की ओर देखती है और फौरन वहां से मुड़कर मंदिर की ओर चली जाती है। दादी माँ दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। इस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अथर्व वहां से वापस अपने रूम में रेडी होने चला जाता है। अथर्व को वहां से चले जाने के बाद आरोही भगवान की ओर देखती है। थैंक यू कान्हा जी, इन्होंने आज सुबह सुबह मुझे कुछ ज्यादा नहीं सुनाया। आगे भी आप ऐसे ही मेरा ध्यान रखिएगा, इनके गुस्से से मुझे बचाते रहिएगा, वरना इस घर में रह पाना मेरा बड़ा ही मुश्किल होगा। आरोही अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर देखती हुई बोलती है।
आरोही किचन में आती है। दादी माँ वहीं किचन में खड़ी थी। आरोही, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। आरोही को समझाती हुई दादी माँ बोलती हैं। आरोही इस वक्त खामोशी से दादी माँ की बात सुन रही थी। तो तुम क्या बना रही हो? दादी माँ फिर से कुछ देर रुककर आरोही से पूछती हैं। दादी माँ, आप बताइए मैं क्या बनाऊं? आप जो कहेंगी मैं बना दूंगी। आरोही बड़े ही प्यार से दादी माँ से पूछती है। जो भी तुम्हारा मन हो तुम बना सकती हो। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं तो बस अब आराम करूंगी। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़ी करती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं और मुस्कुराकर आरोही के सिर पर हाथ फेर वहां से चली जाती हैं। दादी माँ की इस तरह से सिर पर हाथ फेरने की वजह से आरोही के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट थी। न जाने क्यों दादी माँ के इस स्पर्श से उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। कुछ देर वहीं खड़ी अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए हुए वह मुस्कुराती रहती है। बहू रानी, तो क्या बनाना है? आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं तैयारी कर दूंगी। पास में ही खड़ी नौकरानी चंदा आरोही से पूछती है। चंदा की आवाज सुनकर आरोही चंदा की ओर देखती है। आज तुम सबकी छुट्टी है, जाकर तुम बाकी लोगों से भी बता दो। आज का पूरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मैं ही बनाऊंगी। आरोही चंदा से बोलती है। लेकिन बहू रानी, ऐसा कैसे हो सकता है? दादी माँ हम सबको डांट लगाएंगी। मुंह बनाती हुई चंदा आरोही से बोलती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, दादी माँ को मैं संभाल लूंगी। तुम अब जाओ, बस मुझे इतना बता दो कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। आरोही अपना हाथ उठा किचन में रखी हुई चीजों की तरफ इशारा करती हुई चंदा से पूछती है। तुम्हें यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। रोही और चंदा उस आवाज को सुन दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि आरुष खड़ा था। आरोही और चंदा दोनों ही दरवाजे पर खड़े आरुष को खामोशी से देख रही थी। आरुष धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ अंदर आता है। देखो, तुम्हें यह सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए तुम्हारी भाई से शादी कराई गई है, सिर्फ उस काम पर ध्यान दो। बाकी ये सब नाटक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आरुष अपने हाथ को उठा किचन में लगे हुए स्लैब की तरफ दिखाते हुए आरोही से बोलता है। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। आरोही आरुष से बोलती है। वह तो मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रही हो, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आरुष आरोही से बोलता है। देखिए, आप क्या जानते हैं और क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ पूरे दिल से कर रही हूँ। यह कोई नाटक नहीं है। आरोही आरुष की ओर देखते हुए उससे बोलती है। अच्छा, तो तुम नाटक नहीं कर रही हो? हाँ, अगर तुम नाटक नहीं कर रही होती तो मेरे परिवार के साथ इतना कुछ करने के बाद आज यहाँ पर नहीं होती। आरुष आरोही से बोलता है। आखिर मैंने किया क्या है? आप सभी मुझे क्यों दोष देते हैं? मैं भी तो जानूं कि मेरी गलती क्या है। परेशान होती हुई आरोही आरुष से बोलती है। बड़ी नादान बन रही हो तुम। तुम्हारे फेस को देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम इतनी शातिर हो। इतना इनोसेंट सा फेस बनाकर रखा है तुमने। आरुष अपने हाथ को उठा अपनी एक उंगली को आरोही के चेहरे की तरफ गोल घुमाते हुए बोलता है। आरुष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज आती है। सभी उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। इस वक्त किचन के दरवाजे पर दादी माँ खड़ी थी। आरोही, मैंने तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहा है तुम खुद ही कर लोगी या तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी? दरवाजे के भीतर आती हुई दादी माँ आरोही से पूछती हैं। जी दादी माँ, मैं खुद कर लूंगी। बड़ी ही मासूमियत से अपने सर को झुकाए हुए आरोही दादी माँ से बोलती है। दादी माँ, आपने इसे किचन में आने की परमिशन क्यों दी? मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है। आपने जिस काम के लिए इसकी शादी भाई से करवाई है, बस इसे उसी काम के लिए रखिए। बाकी इसे इस घर की बहू बनाने की कोशिश मत कीजिए, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगी। आरुष दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे बोलता है। आरुष, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ। दादी माँ आरुष को ऑर्डर देती हुई बोलती हैं। दादी माँ, आप इस लड़की को अच्छी तरह से नहीं जानती हैं। मैं जानता हूँ। आरुष फिर से दादी माँ से बोलता है। आरुष, मैंने तुमसे कुछ कहा है अभी? तो तुम मेरी बात सुनो और जाओ यहाँ से। दादी माँ अपने हाथ को उठा दरवाजे की ओर दिखाती हुई आरुष से बोलती हैं।
आरुष अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ एक नज़र आरोही को देखता है और वहां से बाहर चला जाता है। बहू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। अपने हाथ को आरोही के सिर पर रख, दादी माँ आरोही से बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं। क्या हुआ बहू रानी? आरुष भैया की बातों को दिल पर मत लगाइए। आरोही के पास आती हुई चंदा बोलती है। तू वो सब छोड़ चंदा, मुझे बता कि चावल कहाँ रखे हैं। सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी। अपने आंसुओं को पोंछती हुई आरोही जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है और चंदा की ओर देख उससे पूछती है। जी बहू रानी, बताती हूँ। चंदा आरोही से बोलती है और किचन के एक ड्रॉ को खोलते हुए उसमें से चावल का डिब्बा निकाल आरोही के सामने रखती है। यह रहा चावल बहू रानी, जितना आपको लेना हो ले लीजिए। डिब्बे का ढक्कन खोलती हुई चंदा आरोही से बोलती है। ठीक है, तुम जाओ, मैं ले लूंगी। चावल के डिब्बों को देखती हुई आरोही चंदा से बोलती है। नहीं बहू रानी, मैं यहीं रहूंगी। आपको अगर कहीं मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो आपको मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं बस चुपचाप यहीं खड़ी होकर देखती रहूंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। बड़ी हुई मासूमियत से चंदा आरोही से बोलती है। चंदा की बात सुनकर आरोही भी चंदा की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। चंदा के चेहरे से भी मासूमियत झलक रही थी। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? डिब्बे से चावल निकालती हुई आरोही चंदा से पूछती है। वह बहू रानी क्या है ना, मैं दादी माँ के साथ ही रहती हूँ। जहाँ दादी माँ की हवेली है उसी से कुछ दूरी पर मेरा भी घर है। मेरे बापू भी हवेली में ही काम करते हैं और मैं बचपन से ही दादी माँ के साथ रही हूँ। इसलिए दादी माँ जहाँ जाती हैं मैं उनके साथ वहाँ वहाँ जाती हूँ। अब दादी माँ यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा, तो तुम्हारा गांव भी वही है जहाँ दादी माँ का है? काम करती हुई आरोही चंदा से बोलती है। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? काम करते हुए चंदा से आरोही पूछती है। बहू रानी, बापू है, माँ है और एक छोटा भाई है जो गांव में ही रहते हैं। अपने दुपट्टे के कोने को अपनी उंगलियों में लपेटती हुई चंदा आरोही से बोलती है। इसी तरह बातों बातों में ही आरोही ने सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, साथ में खीर भी। चलो चंदा, अब ये सारी चीजें डाइनिंग टेबल पर लगाने में मेरी मदद करो। खीर को सर्विंग बाउल में डालती हुई आरोही चंदा से बोलती है। जी बहू रानी, लाइए, मैं लेकर चलती हूँ। एक सर्विंग बाउल को ट्रे में रखती हुई चंदा आरोही से बोलती है। कुछ ही देर में दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारी चीजें लगा देती हैं। दादी माँ, नाश्ता तैयार है। लिविंग रूम में बैठी हुई दादी माँ से आरोही बोलती है। इस वक्त वहां पर महागुरु और उनके शिष्य, साथ में अचला जी और महिमा जी भी थी। दिव्या, तुम महागुरु के लिए नाश्ता उनके कक्ष में ही लगाओ। महागुरु अपने कक्ष में ही खाना पसंद करते हैं। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। जी दादी माँ, मैं अभी लगाती हूँ। आरोही दादी माँ से बोलती है और वहां से चली जाती है। महागुरु ने अब नाश्ता कर लिया था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त दादी माँ बैठी हुई थी। आरुष भी उनके पास ही बैठा हुआ था। चंदा, अब तक अथर्व क्यों नहीं आया? दादी माँ पास ही खड़ी चंदा से पूछती हैं। दादी माँ, मैं गई थी भैया को बुलाने। उन्होंने कहा कि उन्हें नाश्ता नहीं करना है, वह ऑफिस में जाकर ही कर लेंगे। चंदा दादी माँ से बोलती है। इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है। दादी माँ बोलती हैं। दादी माँ, मैं भी ऑफिस में ही कर लूंगा। अपनी चेयर से उठते हुए आरुष भी दादी माँ से बोलता है। आरुष, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हारा भाई भी बिना नाश्ता किए यहाँ से नहीं जाएगा। वो ऑर्डर देती हैं। दादी माँ अपने ऑर्डरिंग टोन में ही बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरुष ना चाहते हुए भी वापस चेयर पर बैठ जाता है। दादी अभी आरुष से बात ही कर रही होती हैं कि तभी उन्हें बाहर जाता हुआ अथर्व दिखाई देता है। जाते हुए अथर्व को देख दादी माँ उसे आवाज देती हैं। दादी माँ की आवाज सुन अथर्व वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है। क्या है दादी माँ? मैंने कहा ना मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। पीछे मुड़ता हुआ अथर्व दादी माँ से बोलता है। अथर्व, आज बहू की पहली रसोई है और तुम इस तरह से बिना कुछ खाए नहीं जा सकते। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। दादी माँ, मैंने पहले ही कहा है कि वह बहू होगी आपके लिए। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है और ये पहली रसोई बसोई के नाटक में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अथर्व किचन से बाहर निकलती हुई आरोही पर एक नजर डालता हुआ बोलता है। अथर्व, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चुपचाप यहाँ बैठकर नाश्ता करो। दादी माँ अथर्व को ऑर्डर देती हुई बोलती हैं।
अब ना चाहते हुए भी अथर्व को नाश्ते के लिए आना पड़ता है। नाश्ते के बाद अथर्व और आरुष दोनों ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। अथर्व शाम को पूजा है तो मुहूर्त के हिसाब से शाम को 4 बजे का समय पूजा के लिए रखा गया है, तो तुम देर मत करना, दोनों के दोनों टाइम पर घर वापस आ जाना। दादी माँ अथर्व और आरुष से बोलती हैं। ठीक है दादी माँ, हम दोनों टाइम पर आ जाएंगे, अथर्व दादी माँ से बोलता है और दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। आरोही किचन में खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। जब अथर्व डाइनिंग टेबल पर बैठा है तो आरोही बहाने से किचन में चली जाती है। वह नहीं चाहती थी कि वहां पर उसकी होने की वजह से अथर्व का मूड और खराब हो। दादी माँ ने उसे वहीं अथर्व के साथ बैठाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला था, लेकिन आरोही बहाना करके किचन में चली आई थी। दादी माँ भी उसके बहाने को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसे वहां बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए ज्यादा जोर नहीं देती हैं। वह नहीं चाहती थी कि उनके बहुत अधिक जोर जबरदस्ती करने की वजह से आरोही और अथर्व का रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाए। वह चाहती थी धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे को समझें और करीब आए, उनके बीच की गलत फहमी दूर हो जाए। इसलिए वह परिस्थिति को देखते हुए जो जैसे हो रहा था उसे होने दे रही थी। शाम को आरोही और अथर्व के हाथों जीविका जी और मिस्टर सिंघानिया के लिए पूजा करवाई जाती है। आधी रात तक पूजा संपन्न होती है। आरोही अथर्व के साथ बैठी पूरे मन से महागुरु के बताए अनुसार विधि विधान से पूजा कर रही थी। अथर्व कभी कभार अपनी नजरें उठाकर आरोही को देख लेता था, लेकिन पूजा पर बैठी आरोही एक बार भी अपनी नजरें उठाकर अथर्व की ओर नहीं देखती है। आरोही को इस तरह से पूरे मन से पूजा करते हुए देख अथर्व को थोड़ा अजीब लग रहा था। यह लड़की जिसने इतना कुछ किया, क्या सच में मेरी मॉम डैड की खातिर इतने मन से पूजा कर रही है, या यह भी इसका एक नाटक है? अथर्व आरोही की ओर देखता हुआ अपने मन में सोचता है। आधी रात गए पूजा संपन्न होती है। सभी इस वक्त बहुत ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि शाम 4 बजे से इस वक्त तक पूजा लगातार चल रही थी। कुछ और काम खत्म करने के बाद आरोही अपने रूम में जाती है। वह जैसे ही रूम में पहुंचती है, रूम पूरा खाली था। वह राहत की सांस लेती है। उसे डर था कहीं अथर्व अगर उसके सामने आ गया तो फिर से वह उसके ऊपर चिल्लाएगा। अथर्व को वहां ना देख वह बालकनी की ओर बढ़ती है। इस वक्त तो बहुत ही थकी हुई थी, बस किसी तरह वह सोना चाहती थी। पिछली कई रातों से वो ढंग से सो नहीं पाई थी, और कल रात तो वह एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाई थी। आरोही को ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी उसकी आंख बंद होगी और अभी वह जमीन पर गिर जाएगी। नींद की वजह से उसकी पलकें पूरी तरह से भारी हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से इस वक्त उसने अपनी आंखों को खोल रखा था। वह जैसे ही बालकनी के ग्लास डोर को खोलती है, वहीं ठिठक जाती है। इस वक्त बालकनी में एक सोफा और उसके साथ दो चेयर्स के साथ एक कॉफी टेबल भी रखा हुआ था, जो कल वहां नहीं था। और उस सोफे पर अथर्व अपने हाथों में सिगरेट लिए स्मोक करते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। आरोही, जिसके ऊपर नींद पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, वह ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वापस रूम में आती है और रूम में रखे हुए काउच के पास ही जमीन पर बैठ अपने सिर को काउच पर टिका देती है और गहरी नींद में सो जाती है। इधर अथर्व काफी देर तक किसी से फोन पर बातें करता रहा। जब उसकी बात खत्म होती है तो वह उठता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को, जो कि आधी से ज्यादा जल चुकी थी, उसे वहीं जमीन पर पैरों से मसलता हुआ बुझाता है और अपने कदमों को रूम की ओर बढ़ाता हुआ रूम में आता है। जैसे वह रूम में आता है, उसकी नजर आरोही पर जाती है, जो इस वक्त रूम में रखे हुए काउच पर अपना सिर रखे हुए जमीन पर बैठी सो रही थी। वह आरोही को जैसे ही देखता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। रूम में जल रही हल्की पीली रोशनी में आरोही का चेहरा किसी सोने की तरह चमक रहा था। आरोही को इस तरह से देख अथर्व का दिल और जोरों से धड़कने लगता है। वह गौर से आरोही के चेहरे को देखने लगता है। उसकी नजर इस वक्त आरोही की घनी बंद पलकों पर जाती है। यही काली बड़ी आंखें और काली घनी पलकें ही तो थीं जिसने अथर्व का दिल चुराया था। आरोही को पहली बार ही देख अथर्व उसकी आंखों की गहराई में डूब गया था। अथर्व के चेहरे पर अनायासी स्माइल अपना कब्जा जमा लेती है। इस वक्त अथर्व सब कुछ भूल आरोही को प्यार से निहारने लगता है। उसके कदम अपने आप ही
खुद ब खुद आरोही की ओर बढ़ने लगते हैं। अथर्व अब आरोही के करीब पहुंच उसके बिल्कुल पास काउच पर बैठ जाता है। उसकी नजरें इस वक्त आरोही की घनी पलकों से होती हुई उसके गुलाबी नरम होठों पर ठहर जाती हैं। अथर्व अब अपना होश खोने लगा था। वह अपना हाथ उठाता है और अपने अंगूठे से आरोही के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों को सहलाने लगता है। इस वक्त उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह अब अपने सिर को झुका आरोही के चेहरे के बिल्कुल करीब करता है। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। वह अपने चेहरे को झुका आरोही के होठों के करीब करता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह अपने होठों से आरोही के होठों को छूने वाला होता है, आरोही कसमसाती हुई अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वह इस वक्त इन सबसे बेखबर बेसुध होकर सो रही थी। उसे तो खबर ही नहीं थी कि अथर्व यहाँ उसके इतने करीब बैठा हुआ है। शायद खबर होती तो उसकी हालत डर के मारे खराब हो चुकी होती। इधर आरोही के चेहरे को घुमा लेने की वजह से अथर्व होश में आता है। वह फौरन उस काउच से उठकर दूर खड़ा हो आरोही को देखने लगता है। वह बेख्याली में क्या करने वाला था, वह अपनी लिमिट कैसे क्रॉस कर सकता है, वह कैसे सारी बातें भुला आरोही के इतने करीब जा सकता है, वह उस लड़की के साथ वह सब कैसे कर सकता है जिससे वह इतनी नफरत करता है, जिसने उसके मॉम डैड को ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया, उसके घर से खुशियां छीन ली। उसे इस वक्त खुद से नफरत हो रही थी। वह कैसे आरोही के इतने करीब जा सकता है, कैसे वह आरोही की खूबसूरती को देखकर बहक सकता है। क्या ये लड़की जादूगरनी है? इसने क्या जादू कर दिया था मुझ पर? अथर्व आरोही के चेहरे की ओर देखता हुआ गुस्से में अपने मन में बड़बड़ाता है। इस घटिया लड़की के इतने करीब जाने का ख्याल भी उसके दिमाग में कैसे आ सकता है? यह सोचकर अथर्व को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियां अब गुस्से में कसने लगी थी। उसकी नज़र जो कुछ देर पहले आरोही को बड़े प्यार और मधोसी से निहार रही थी, उन्हीं आंखों में अब आरोही के लिए अब घृणा और नफरत भर चुकी थी। वह आरोही के करीब आता है और एक झटके में ही उसकी बाजू को पकड़ खींचते हुए खुद के सामने खड़ा कर देता है। आरोही, जो कल रात को डर और मच्छरों की वजह से पूरी रात सो नहीं पाई थी, या यह कहें कि पिछली कई रातों से वह ढंग से सो ही नहीं पाई थी और पूरे दिन की थकान और पूजा की तैयारी और पूजा में बैठने की वजह से काफी थक चुकी थी। वह इतनी ज्यादा नींद में थी कि उसे इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अथर्व उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ अपने सामने खड़ा करता है, लेकिन जैसे ही वह आरोही की बाजू को छोड़ता है, आरोही उसके ऊपर ही लुढ़क जाती है और आराम से उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सोने लगती है। आरोही को ऐसा लग रहा था कि वह अथर्व के कंधे पर अपना सिर न रखे हुए किसी आरामदायक बिस्तर पर सोई हुई है। यह देखकर अथर्व का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। ए लड़की, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुमने नशा कर रखा है? अथर्व आरोही के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है। वह इस वक्त ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज इस कमरे से बाहर गई और दादी माँ को पता चला कि वह आरोही पर चिल्ला रहा है, तो दादी माँ कहीं घर छोड़कर वापस हवेली ना चली जाएं। इसलिए अथर्व ने अपनी आवाज को काफी धीमी रख रखा था। अथर्व आरोही के दोनों कंधों को पकड़ अपने सामने खड़ा करता हुआ बोलता है, लेकिन इस वक्त अथर्व के कुछ भी बोलने का आरोही पर कोई असर नहीं होने वाला था। वह वापस अथर्व के ऊपर लुढ़कने लगती है। अथर्व एक नज़र उसके चेहरे पर डालता है। उसके चेहरे को, उसकी मासूमियत को देख अथर्व एक बार फिर अपना गुस्सा भूल जाता है। इस वक्त अथर्व के दिल में फिर से आरोही के लिए जज्बात बढ़ने लगते हैं। अथर्व कुछ पल आरोही को ऐसे ही दोनों कंधों से थामे हुए अपने सामने खड़े किए हुए उसके चेहरे को देखता रहता है। फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ऊपर की तरफ देखता है। ओ गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का? मेरा एक पल भी यहाँ रहना अब मुश्किल हो रहा है। अथर्व ऊपर की सीलिंग की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है। फिर वह आरोही की तरफ देखता है, जो अभी भी आंखें बंद किए हुए अपना पूरा भार अथर्व के दोनों हाथों पर डाले सो रही थी। अथर्व अब अपने जज्बातों को कंट्रोल करता है और आरोही पर गुस्सा दिखाते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़े हुए अपने हाथों को हटा लेता है। आरोही जमीन पर गिरने को होती है,
अतः फौरन आरोही को उसकी कमर से थाम लेता है और बिना एक पल भी गंवाए उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आता है। वह आरोही को बेड पर सुला उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। बेड पर सोते ही आरोही के चेहरे पर एक सुकून का भाव आ जाता है। वह बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बेड पर सोने लगती है। अतर्व आरोही को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद बिना उसकी तरफ देखे हुए ही वहां से उठकर रूम से बाहर चला जाता है। इस वक्त घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। सभी बहुत थके हुए थे, इसलिए इस वक्त अथर्व को किसी के उठने का कोई डर नहीं था। वह सीधे टेरेस पर जाता है और वहां खुली छत के नीचे खड़ा आसमान की ओर देखने लगता है। ओ गॉड, आखिर आप चाहते क्या हो? जब मैंने इस लड़की को चाहा था तब तो ये मेरे पास आई नहीं, और आज जब मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ तो ये क्यों मेरे इतने करीब आ रही है? और अगर ये मेरे करीब आ ही रही है तो मैं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं इस लड़की से नफरत नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों इसकी ओर खींचा जा रहा हूँ? अतः ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ भगवान से बोलता है। कुछ देर बाद वह अपने पेन की पॉकेट में रखी हुई सिगरेट के पैकेट को निकालता है और अपने होठों के बीच उसे दबा लाइटर से जलाता है। लंबी लंबी कस लेता हुआ वह जाने कब तक स्मोक करता रहता है। काफी देर बाद वह वहीं टेरेस पर रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है और आरोही के बारे में सोचने लगता है। क्या ये लड़की सच में ऐसी है जैसे आज ये अपने आप को दिखा रही थी, या वह जो इसकी मौसी ने हमें बताया था? सच्चाई क्या है? क्या है इसकी असलियत? अतः आरोही के बारे में सोचते हुए खुद से बोलता है। उसके चेहरे को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा कुछ कर भी सकती है जैसा इसकी मौसी ने बताया था। मुझे इसके बारे में सच्चाई पता लगानी ही पड़ेगी, वरना अगर ये वैसी है जैसा इसकी मौसी ने हमें बताया था तो ये मेरे परिवार को और भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे इससे अलर्ट रहना पड़ेगा। अतः वह सोचते हुए अपना फोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से एक आदमी फोन रिसीव करता है। यस बॉस, बोलिए, क्या ऑर्डर है हमारे लिए? दूसरी तरफ फोन रिसीव करा हुआ इंसान अथर्व से बोलता है। मुझे आरोही के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी बचपन से लेकर अब तक की कई सारी बातें जाननी है मुझे। कॉलेज में क्या करती थी, उसके दोस्त कौन कौन थे, और उसकी मौसी की सारी फैमिली के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसके बारे में एक छोटी सी भी बात छूटनी नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ जानना है। अब तक की उसकी पूरी जिंदगी कैसी रही, फोन कब कब कहाँ कहाँ करती रही, सब कुछ। तुम 2 दिन के भीतर मुझे सब कुछ पता लगा कर बताओ। अथर्व ऑर्डर देता हुआ उस इंसान से बोलता है। ओके बॉस, मैं आपको सब कुछ पता करके फोन करता हूँ। दूसरी तरफ का इंसान अथर्व से बोलता है। उसकी बात सुनकर अथर्व फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और सामने रखी हुई टेबल पर फोन को रखते हुए अपने दोनों पैरों को उठा उस टेबल पर रख फिर से स्मोक करने लगता है। बहुत जल्द तुम्हारी सारी हकीकत मेरे सामने होगी। कौन हो, क्या हो, सब कुछ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बस ये पूजा हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी असलियत दादी माँ के सामने लेकर आऊंगा। अतर सामने देखता हुआ खुद से बोलता है। अगली सुबह आरोही की आंख खुलती है। वह अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा अंगड़ाई लेती हुई बेड पर बैठती है। वह अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखती है तो उसे होश आता है कि वह इस वक्त अथर्व के रूम में बेड पर बैठी हुई है। वह हड़बड़ाकर अपने ऊपर से ब्लैंकेट को फेंक बेड से उतर जाती है और डर के मारे रूम में अथर्व को इधर उधर देखने लगती है। इस वक्त अथर्व वहां नहीं था। अथर्व को वहां ना पाकर उसकी जान में जान आती है। वह अपने एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को अपने माथे पर रखे हुए अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ करती है। शुक्र है वह यहाँ नहीं है, वरना इस तरह से अपने बेड पर सोया हुआ मुझे देख उन्होंने तो मेरी जान ही ले लेनी थी। आरोही अपने दूसरे हाथ को अपने माथे से सरका अपने मुंह और गले पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए बोलती है। डर और घबराहट से वह पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। रूम में AC ऑन था, लेकिन फिर भी इस वक्त उसे पसीना आ रहा था। आरोही बेड की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि वो रात में अथर्व को बालकनी में देख रूम में वापस आ गई थी और वहां काउच के पास बैठी
अथर्व के रूम में आने का इंतजार कर रही थी ताकि अथर्व जब रूम में आकर बेड पर सो जाए फिर वह बालकनी में जाकर सोए। आरोही काउच की तरफ देख मन में सोचती है, लेकिन मैं तो यहाँ काउच के पास बैठी हुई थी, फिर बेड पर कैसे आ गई। आरोही अपने दिमाग पर जोर देती हुई खुद से बोलती है। काफी देर तक सोचने के बाद जब उसे याद नहीं आता है तो वह बेड पर रखे हुए ब्लैंकेट को ठीक करने लगती है। कुछ ही देर में वह बेडशीट और ब्लैंकेट को ठीक कर बाथरूम की ओर बढ़ती है। लगता है मैं ही नींद में वहां से उठकर बेड पर आकर सो गई होंगी। यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बेड पर सोते हुए देखा नहीं, वरना न जाने क्या ही करते। आरोही बाथरूम के डोर पर खड़ी सोचती है। तभी उसे फिर याद आता है कि अथर्व बालकनी में था, इसलिए वह अपने कदमों को बालकनी की तरफ मोड़ लेती है। वह बालकनी के गिलास डोर पर खड़ी गिलास से ही बालकनी में देखने की कोशिश करती है। इस वक्त बालकनी पूरी खाली थी, वहां अथर्व नहीं था। अथर्व को बालकनी में ना देख वह फिर से घबराने लगती है। हे भगवान, ये तो बालकनी में नहीं है, इसका मतलब इन्होंने मुझे बेड पर सोते हुए देखा है। अब यह ना जाने क्या ही करेंगे। तू भी ना आरोही, क्या करती रहती है? कैसे तू बेड पर पहुंच गई? लेकिन अगर उन्होंने मुझे बेड पर सोता हुआ देखा तो फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? उस दिन तो बेड पर मुझे सोता हुआ देख उन्होंने पानी का जग मेरे ऊपर उड़ेल दिया था। आरोही बड़बड़ाती हुई खुद से ही बोलती है। छोड़, अगर मैं ये सोचने बैठ गई तो पूजा के लिए देर हो जाएगी। बाद में इस बारे में सोचूंगी। अब तो जो हो गया सो हो गया। जो भी उन्हें कहना होगा कहेंगे ही। अब इस बारे में सोचकर क्या फायदा। आरोही फिर से खुद से ही बोलती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वह रेडी होकर नीचे पूजा के लिए आती है। आरती के बाद आरोही किचन में पहुंच ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। चंदा भी इस वक्त उसकी हेल्प कर रही थी। दादी माँ ने उसे कल ही बता दिया था कि आज उसे और अथर्व दोनों को पूरे दिन व्रत रखना है। इसलिए आरोही अपने और अथर्व को छोड़ पूरे घर वालों के लिए नाश्ता रेडी करती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। दादी माँ और आरुष बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद आरुष ऑफिस के लिए निकल जाता है। दादी माँ भी अपने रूम में चली जाती हैं। आरोही इस वक्त चंदा के साथ किचन में खड़ी थी। सुबह से उसे अथर्व कहीं नजर नहीं आया था। चंदा, क्या तुमने अथर्व सर को देखा है कहीं? आरोही बर्तनों को धो रही चंदा से पूछती है। इस वक्त उसकी आवाज में संकोच और शर्म साफ साफ दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अथर्व के बेड पर सोने वाली बात उसे परेशान कर रही थी। उसे कहीं ना कहीं यह डर भी था कि अथर्व ना जाने अब उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। इसलिए वह जानना चाह रही थी कि अथर्व इस वक्त आखिर है कहाँ। अथर्व अगर घर पर नहीं रहता है तो वह निश्चिंत होकर घर में बाकी के काम कर सकती थी। क्या हुआ बहू रानी, भैया की याद आ रही है क्या? चंदा आरोही को छेड़ते हुए पूछती है। अरे नहीं, मुझे क्यों उनकी याद आएगी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। थोड़ी सी हड़बड़ाती हुई आरोही चंदा से बोलती है। अरे बहू रानी, आप ऐसे हड़बड़ा क्यों रही हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वह भैया आज सुबह सुबह ही ऑफिस निकल गए। चंदा आरोही को बताती है। ऑफिस निकल गए? चलो अच्छा हुआ। आरोही एक सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में बोलती है। क्या हुआ बहू रानी, क्या सोचने लगी आप? चंदा फिर से आरोही से बोलती है। कुछ नहीं, तुम बर्तन धो लो। आरोही चंदा से बोलती है और वहां से चली जाती है। रात को पूजा खत्म होने के बाद अथर्व अपने रूम में आता है। वह फिर से बालकनी में बैठ अपने टैब को स्क्रॉल करता हुआ कुछ काम करने लगता है। इस वक्त न जाने क्यों उसे बालकनी की खुली हवा में बड़ा ही सुकून मिल रहा था। कहीं ना कहीं उसे आरोही के आने का भी इंतजार था। काफी रात गए वह उठकर रूम में आता है तो उसे आरोही के वहां होने की उम्मीद थी, लेकिन आरोही वहां नहीं थी। वह थोड़ा हैरान होता है कि आखिर इतनी रात को आरोही जा कहाँ सकती है। वह आरोही को ढूंढता हुआ अपने रूम से बाहर आता है। लिविंग रूम पूरा का पूरा खाली था। फिर वह किचन में देखता है, किचन में भी अंधेरा था। अब वह थोड़ा हैरान था कि आखिर आरोही कहाँ गई होगी। वह दादी माँ के रूम की तरफ भी जाता है और दरवाजे को थोड़ा सा खोल वह दादी माँ के रूम में आरोही को ढूंढता है, लेकिन उसे दादी माँ के रूम में सिर्फ दादी माँ ही बेड पर सोई हुई दिखती हैं। आरोही वहां भी नहीं थी। घर के बाकी के खाली रूम को भी वह चेक करता है, लेकिन उसे आरोही कहीं नहीं मिलती है। अब वह परेशान होता है।
वह वापस से सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने रूम की तरफ आता है। वह सोचता है शायद आरोही बाथरूम में होगी, क्योंकि उसने अपने रूम का बाथरूम नहीं चेक किया था। वह अपने रूम में अभी जाता उससे पहले ही उसकी नज़र टेरेस की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ती है। उसे टेरेस का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिखता है। वह अब अपने कदमों को सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। वह टेरेस पर पहुंचता है। वह जैसे ही दरवाजा खोल आगे जाता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह देखता है कि आरोही वहां टेरेस पर खुले आसमान के नीचे अपना बिस्तर लगाए आराम से बिस्तर पर सो रही थी। उसने इस वक्त अपने बिस्तर के ऊपर नेट भी लगा रखा था, जिससे वह मच्छरों से खुद को बचा सके। आरोही को इस तरह से सोते हुए देख अतः को बहुत गुस्सा आता है। मैं इसे पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ इसके लिए, और यहाँ चैन से सोई हुई है। अतर्व अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखे हुए गुस्से से सोती हुई आरोही को देख बोलता है। वह गुस्से में आरोही की तरफ बढ़ता है, लेकिन चांद की रोशनी में आरोही के मासूम चेहरे को देख वह अपने कदमों को वहीं रोक लेता है। उसे चांदनी रात में आरोही स्वर्ग से उतरी हुई किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, जो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। अतर्व वहीं खड़ा आरोही को निहारने लगता है। हवा भी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही थी। आरोही के चेहरे पर इस वक्त सुकून था। अतर्व आगे बढ़ता है और बिस्तर के ऊपर लगे हुए नेट को हटा आरोही के पास बैठ जाता है। हवाओं की वजह से आरोही के बालों की कुछ लटें उड़कर बार बार आरोही के चेहरे पर आ रही थी, जो आरोही की नींद में खलल डाल रही थी। अतर्व इस वक्त अपना गुस्सा भूल बड़े ही प्यार से आरोही को देख रहा था। उसके हाथ अपने आप ही आरोही के चेहरे की ओर बढ़ जाते हैं। वह बार बार आरोही के चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को अपनी एक उंगली से उठाता है और आरोही के कान के पीछे लगा देता है। और जैसे ही वह अपने हाथों को हटाने वाला होता है, आरोही करवट लेती है और अब अथर्व की हथेली आरोही के सर के नीचे थी। अथर्व भी अब सब कुछ भूल वहीं आरोही के पास ही लेट जाता है। वह आरोही के सिर के नीचे से अपनी हथेली निकालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आरोही की नींद खराब हो। इसलिए वह भी वहीं आरोही के बगल में ही लेट जाता है। उसकी नजरें लगातार आरोही के चेहरे को ही निहार रही थीं। तभी उसके फोन की रिंग सुनाई देती है। अथर्व अपने पैंट की पॉकेट में रखा हुआ अपना फोन जल्दी से निकालता है और उसे साइलेंट करता है, ताकि आरोही डिस्टर्ब ना हो। वह नहीं चाहता था कि इस वक्त आरोही की नींद में जरा भी खलल पड़े। वह अब अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है और फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देख वह तुरंत फोन रिसीव कर लेता है और बड़ी ही धीमी आवाज में बोलता है, बोलो जल्दी, क्या पता चला तुम्हें? बॉस, आज हमने यहाँ उनके कॉलेज के बारे में काफी कुछ पता लगाया है। दूसरी तरफ का शख्स अथर्व से बोलता है। हाँ तो बोलो, क्या पता चला है? अथर्व आरोही की तरफ देखते हुए ही उस शख्स से बोलता है। उनके यहाँ बहुत अधिक दोस्त नहीं थे। वह कॉलेज में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। वह बहुत कम ही किसी से बात किया करती थी। वह सीधे कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी और वापस अपने पीजी चली जाती थी। वो शख्स अथर्व को बताता है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था? अथर्व उस शख्स से पूछता है। लेकिन यह सवाल पूछते हुए अथर्व का दिल डर रहा था। नहीं बॉस, ऐसा तो हमें कुछ भी पता नहीं चला है। जहाँ तक उनके बारे में जानकारी मिली है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। तो बॉयफ्रेंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। फोन की दूसरी तरफ का शख्स अथर्व को बताता है। यह बात सुनकर अथर्व के दिल को बड़ी राहत महसूस होती है। काफी देर बात करने के बाद अथर्व फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वह शख्स से बात करने के बाद अथर्व को कुछ भी ऐसा पता नहीं चला था, जैसा आरोही की तृप्ति मौसी ने आरोही के बारे में अथर्व और उसकी फैमिली को बताया था। क्या जो तुम्हारी मौसी ने हमें बताया था वह सब झूठ था? अथर्व आरोही के चेहरे की ओर देखता हुआ ही बोलता है। क्या तुम सच में ऐसी ही हो जैसी दिख रही हो? अथर्व आरोही के चेहरे को देखते हुए ही बोलता है। फिर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। अगर तुम सच में ऐसी ही हो तो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अथर्व आरोही के चेहरे पर अपनी हथेली रखते हुए बोलता है। इसी तरह आरोही के बारे में सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाट से आरोही की आंख खुलती है।
और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हुई खुले आसमान की तरफ देखती है। इस वक्त हल्का सा उजाला हुआ था। आरोही को आज बड़ी सुकून की नींद आई थी। चिड़ियों की चहचहाट की वजह से आरोही के चेहरे पर एक स्माइल थी। आरोही जैसे ही उठकर बैठने की कोशिश करती है, उसे अपने पेट और कमर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। आरोही घबरा जाती है। आरोही हाथ बढ़ाकर जैसे उसे छूने की कोशिश करती है, वह किसी का हाथ था। आरोही डर जाती है। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। आरोही एक अनजान डर से कांप उठती है। आरोही फौरन अपने चेहरे को घुमा उस ओर देखती है और भोर की हल्की सी रोशनी में उसे अतर को पहचानने में देर नहीं लगती। अतर को वहां देख उसकी जान में जान आती है। अपने इतने करीब अतर को देख आरोही, जो इस वक्त काफी डर चुकी थी, जैसे तैसे वह खुद को संभालती है और अतर के हाथ को अपने कमर से हटा बिस्तर पर बैठती है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और वह भी मेरे बिस्तर पर? आज तो इन्होंने मेरी जान ही निकाल दी थी। हर एक शब्द के बीच में अटकती हुई आरोही अतर को देखती हुई बोलती है। इस वक्त वह किसी भी तरह से यहाँ से उठकर बस भाग जाना चाहती थी। वह जैसे ही अपना दुपट्टा उठाने की कोशिश करती है, वह देखती है उसका दुपट्टा अथर्व के नीचे दबा हुआ है। वह दुपट्टे को धीरे धीरे खींचते हुए अथर्व के नीचे से निकालने की कोशिश करती है। वह बस चाहती थी कि अथर्व के जागने से पहले वह यहाँ से उठकर चली जाए, लेकिन अथर्व की नींद खुल जाती है और अपने सामने आरोही के चेहरे को देख अथर्व अपनी दोनों आईब्रो सिकोड़ लेता है। क्या कर रही हो तुम? अथर्व आरोही से बोलता है। वह मैं अपना दुपट्टा ले रही थी। आरोही डर की वजह से हकलाती हुई अथर्व से बोलती है। अथर्व अब अपनी नजरों को घुमा अपने नीचे दबे हुए आरोही के दुपट्टे को देखता है और फिर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर एक नजर डालता है। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। क्या कर रही हो? चुपचाप सो जाओ। अथर्व फिर से आरोही की ओर देखता हुआ बोलता है। नहीं, मुझे नीचे जाना है। आरोही हिम्मत जुटाकर बड़े ही धीमी आवाज में अथर्व से बोलती है। अभी 5 बज रहे हैं, क्या करोगी अभी से उठकर? अथर्व आरोही से बोलता है। अपने लिए अथर्व को इस तरह से बोलता हुआ देख आरोही हैरान थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसके सामने अथर्व ही है। वह अपने एक हाथ को बड़ा अथर्व के माथे को छूती है। आप ठीक तो हैं? आरोही अपने चेहरे पर हैरानी लिए हुए अथर्व से बोलती है। पागल हो गई हो क्या? चुपचाप सो जाओ। अथर्व अपने माथे पर रखा हुआ आरोही का हाथ पकड़ता है और उसे खींच अपने करीब लिटाता हुआ बोलता है। अब चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अथर्व अपने एक हथेली से आरोही के सिर पर थपथपाते हुए आरोही से बोलता है। इस वक्त वह आरोही के सिर पर बिल्कुल किसी बच्चे की तरह थपथपाते हुए सुलाने की कोशिश कर रहा था। यह सब आरोही के लिए बिल्कुल किसी सपने की तरह था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अथर्व उसके साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकता है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? आरोही बड़बड़ाती है। क्या बड़बड़ा रही हो? यह सपना नहीं, सच है। अतर्प आरोही की कमर पर अपने हाथों की पकड़ को मजबूत करते हुए बोलता है। यह सब आरोही के लिए बिल्कुल अजीब था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसा रिएक्ट करे। ना तो वह अतर्प के इतने करीब होकर सो ही पा रही थी और ना वहां से उठकर जा ही सकती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।